नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मुका नहीं होता। और उसी बरेली की सरजमीन से निकलकर डॉक्टर फिरोज खान ने न ही सिर्फ हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व यूएस में किया बल्कि दुनिया में एक खास पहचान बनाई। बरेली के निवासी डॉक्टर फिरोज खान, उन्होंने जो अपना बीडीएस किया वो मुरादाबाद से किया और उसके बाद कुछ खास करने की तमन्ना लिए वो आगे बढ़े और ज़बरदस्त मेहनत की और कैंसर की रिसर्च में उन्होंने ना ही सिर्फ यूपी बल्कि हिंदुस्तान में पहला स्थान हासिल करते हुए यूएस में जाके रिसर्च की और तमाम चीज़ें की। कैंसर के तमाम जानकारी रखते हैं और लगातार और भी चीज़ें देखते हैं, सॉफ्टवेयर पर भी काम करते हैं, साथ ही जो कैंसर की इलाज है, दवाइयाँ हैं, उसके ऊपर भी खास नज़र रहती है। डॉक्टर फिरोज खान ने बीडीएस मुरादाबाद से किया, उसके बाद रिसर्च करने के सिलसिले में वो यूएस चले गए और हिंदुस्तान से अकेले जो बाशिंदे थे वो चुन के गए थे। बेंगलोर में ये एग्ज़ाम हुआ था साल 2008 में और उसके बाद तमाम चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि बरेली की जो गंगा जमनी तहजीब है वो अपने जो बाशिंदे हैं, लोग हैं, उनको बरेली में खींच लाती है। यही वजह थी कि वो बरेली आए और उसके बाद पिछले 10 सालों से बरेली में सेवाएं दे रहे हैं। गौसे आजम अस्पताल है आरटीओ के पास, वहाँ पर ये सेवाएं दे रहे हैं। बेहद सादा इंसान हैं, बेहद सादा मिजाज हैं, कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं और तमाम तरह से खिदमत खल्क कर रहे हैं। ज़बरदस्त शख्सियत है। मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ डॉक्टर फिरोज खान साहब से। मैंने आपका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो तमाम बातें की उसके मुकाबले जो आपका इंट्रोडक्शन है, आपकी जो शख्सियत है वो कम है। मैं चाहता हूँ और भी अगर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, ये आपकी ज़्यादा नवाजी है। हम लोगों का काम जो है मरीज़ को ठीक करना होता है और आजकल जो कैंसर की बीमारी चली है वो एक ऐसी बीमारी है, जब किसी मरीज़ को हो जाती है तो पूरा घर और सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी वक्त से चल रहा है और लगातार रिसर्च हो रही है कैंसर पे। कैंसर का ट्रीटमेंट आ चुका है, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट शुरुआती स्टेज, पहली दूसरी स्टेज तक ही ठीक से हो पाता है। थर्ड स्टेज में रिजल्ट अच्छे नहीं होते और लास्ट स्टेज में सर्जरी या ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होता है। तो इसलिए कैंसर के मरीज़ को और इस टाइप की दिक्कत वाले मरीज़ को सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें और उसका अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। कैंसर के केस में आजकल मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी आ गई है और भी कई सारी रिसर्च हो रही है और भी कई सारे मेडिसिन नई नई बन रही हैं। कुछ जैसे हम लोग मुंह की सर्जरी करते हैं, मुंह के कैंसर के ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें प्री कैंसरस कंडीशन एक होती है जो गुटखा, पान, तम्बाकू, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो जाती है और 6% लोगों में लगभग ये होती है। लेकिन जिनमें होती है वो सेंसिटिव होते हैं और अगर वो उस हैबिट को चालू रखते हैं, खाते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आगे कैंसर की प्रॉब्लम उन मरीजों में आती है। उन मरीजों का इलाज करने के लिए हम लोग एक मिनिमली इन्वेजिव इंजेक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम इंट्रालीजनल इंजेक्शन कहते हैं। ये इंजेक्शन हफ्ते में एक बार लगता है। इससे मरीज का मुंह भी खुलने लगता है, जो मुंह बंद हो जाते हैं गुटखा, पान, तम्बाकू के इस्तेमाल से। और साथ में जो केमिकल्स हार्म करते हैं, जो कि हमारी म्यूकोजा स्किन की बहुत सॉफ्ट और मुलायम होती है, जो उस केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है मुंह के अंदर, उनको भी न्यूट्रलाइज करता है। प्लस जो वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसको ये नॉर्मल करता है, ठीक करता है और धीरे धीरे करके जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको लाने की कोशिश करते हैं। जो ल्यूकोप्लेकिया के पैचेस बन जाते हैं वो इससे ख़त्म होते हैं और काफ़ी पेशेंट को इससे रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहला कैंसर का ट्रीटमेंट देखिए यही है कि कैंसर होने से पहले उसका इलाज किया जाए, प्री कैंसरस कंडीशन पे किया जाए। हम यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर भी मेरे ही द्वारा डेवलप किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग ऐसे मरीजों की स्क्रीनिंग करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि इसमें रिस्क कितना है, कितने % चांसेस हैं आगे इसको फैलने के। और अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी मेडिकल फील्ड और उसकी रिसर्च के हिसाब से लगभग कितनी होनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके लिए बेटर रहेगा, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन किस तरीके से किया जाएगा। बेसिकली एक ट्रीटमेंट प्लानिंग है जो कि होनी चाहिए और ट्रीटमेंट प्लानिंग हम लोग कंप्यूटराइज तरीके से करते हैं। जो पुराना पेशेंट का डेटा है उसको भी शेयर करते हैं और इस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो और कम से कम इन्वेजन हो। मतलब उसकी सर्जरी जो है वो मिनिमली इन्वेसिव अगर हम कर पाए कि कम से कम सर्जरी हो, कम से कम उसको तकलीफ हो और बेनिफिट उसको ज़्यादा मिले।
जी, मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। 2008 में जब कैंसर की रिसर्च के सिलसिले में आपको यूएस जाने का मौका मिला था, और उसके बाद से यूपी ही नहीं, यूपी का दोबारा कोई ऐसा बाशिंदा, कोई शख्स ऐसा नहीं हुआ जो अब तक वो रिसर्च में या किसी उसमें यूएस में गया हो, प्रतिनिधित्व किया हो, नुमाइंदगी की हो। क्या रिसर्च थी वो, मैं चाहता हूँ उस पर ज़रूर रोशनी डालें, फिर उसके बाद हम और सवालों का सिलसिला शुरू करें। जी, 2008 में ये कंपटीशन मैंगलोर में हुआ था, 25 जनवरी 2008 को। IDA डेट फ्लाई स्टूडेंट क्लिनिशियन प्रोग्राम था, जिसमें मैंने जो कैंसर की जो सेल्स होती हैं, कैंसर की जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं, जब भी कोई टिश्यू लेते हैं तो स्लाइड जो बनती है, स्लाइड का एनालिसिस पैथोलॉजिस्ट करता है। तो पैथोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग के हिसाब से कुछ पैथोलॉजिस्ट के डायग्नोसिस चेंज हो सकते हैं कुछ बीमारियों के लिए, और एक NC रेशियो कहलाती है, जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है। अगर ये रेशियो बढ़ती है तो कैंसर की तरफ इशारा होता है, और जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा कैंसर के लिए डिस्प्लास्टिक फीचर्स बढ़ेंगे। ये डिस्प्लास्टिक फीचर ही है। तो हमारी जो रिसर्च थी बेसिकली, उससे हम इस NC रेशियो को कंप्यूटर से कैलकुलेट करते थे। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका एनालिसिस करता था स्लाइड सैंपल का, और उस सैंपल से वो एक कंप्यूटराइज्ड वैल्यू निकाल के देता था, जिससे कि एक पर्टिकुलर स्लाइड की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती थी, और हम कई सारी स्लाइड्स उसमें लगाते थे अलग अलग पेशेंट्स की, तो अलग अलग वैल्यू आती थी। तो हमें ये पता लगता था कि किसकी न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा है, और फिर हम एग्रेसिवनेस देखते थे लीजन की उस न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो के हिसाब से, जिसको हम आगे रिसर्च में यूज़ करते थे, और इस सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा बेहतर बनाने में यूज़ करते थे। तो हमारा जब से लेके अब तक यही काम है कि इसके लिए कुछ मेडिसिन भी डेवलप की हैं, कुछ इंजेक्शन जो है, इसमें इंट्रालीजनल इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये भी है कि ये हम लगा के उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं प्री कैंसरस कंडीशन में। अगर पेशेंट को खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ दर्द होता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं होता दर्द। जब दर्द नहीं होता तो मरीज इसको इग्नोर करता है। आप इग्नोर ना करें, कोई गांठ, कोई भी चीज़ मुंह के अंदर, गले में इस तरीके की लगती है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, और हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से उसको एनालाइज करते हैं। स्लाइड को भी हम कंप्यूटराइजली एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर से, और उसके बाद देखते हैं कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं, कितने चांसेस हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, कितने चांसेस हैं आपको इस कैंसर से आगे, क्या इसका प्रोग्रेस रहेगा, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेटर रहेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर वो रिसर्च थी। उसमें एक दूसरी चीज़ है जो सॉफ्टवेयर अभी भी अवेलेबल नहीं है, वो ये है कि अगर ये साइटोलॉजिक सैंपल हो, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि साइटोब्रश से अगर हम एक्सफोलिएटिव सेल लें और एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का सैंपल स्लाइड के ऊपर बनाएं, तो उसकी काउंटिंग और न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो निकालने की टेक्निक अभी नहीं है, जो अभी मार्केट में नहीं है, वो हमारा ये सॉफ्टवेयर करता है, और इसका पेटेंट भी पेंडिंग है। हम लोग पेटेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश यही है कि पेटेंट होने के बाद भी मरीज को कम से कम पैसों में ये चीज़ मिले और कौन कम आदत हो उसको फायदा मिले। जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि दांतों के मामले में बड़ी सारी सर्जरी की अब सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपने क्योंकि रिसर्च की है इस चीज़ में, किस तरह की नई नई टेक्निक अवेलेबल है, और कहाँ पर आप BDS के क्षेत्र में, MDS के क्षेत्र में कमी पाते हैं? देखिए, BDS और MDS इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हमारे पास मौजूद है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि MBBS BDS के इक्विवेलेंट है, MS और MD MDS के इक्विवेलेंट है, बट इसके आगे जो आप देखेंगे MCH और DM, विच आर सुपर स्पेशलाइजेशन, जो सुपर स्पेशलाइजेशन डेंटिस्ट्री में अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर फिलहाल। सुपर स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे ओरल ऑन्कोलॉजी है, डेंटल इम्प्लांट्स है, और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, और भी काफ़ी सर्जरीज, काफ़ी रिसर्च डेंटल में चल रही है। तो हम लोग बेसिकली सुपर स्पेशलिटी वाले काम ही करते हैं। हमारी सिर्फ एक ही टैगलाइन है बेसिकली कि जिस मरीज को कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो मुंह की समस्या है, जीभ में, गले में, दांतों में, ऊपर नीचे के जबड़े में, TMJ जॉइंट में, कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं ठीक नहीं हो पा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा लाइलाज हो चुकी है, मरीज घूम घूम के परेशान है, तो वो हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जो मैग्लोफेशियल रीजन है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रीजन है हमारी बॉडी का, और कई सारी नर्व्स, कई सारी वेसल्स, और एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी ऐसी है, एस्थेटिक्स भी पूरी यहाँ से, जो खूबसूरती है, हमारी लुक है, वो सारा यहाँ से डिसाइड करता है। तो इसलिए यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से करना है कि पेशेंट का लुक खराब ना हो,
पेशेंट देखने में अगर लुक में कोई कमी है तो पेशेंट का लुक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम कॉस्मेटिक सर्जरी करके या प्लास्टिक सर्जरी करके, और किस तरीके से हम उसका डेंटल ट्रीटमेंट या मैक्रोफेशियल ट्रीटमेंट करें। इसी में एक फील्ड मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का मतलब ये है कि आप मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं कि पहले ऑपरेशन करते थे 10-12 चीरे आते थे, चीरा लगाने के बाद 10-12 टाके आते थे, और लेकिन अब हम अगर ऑपरेशन करेंगे तो कम से कम चीरे में छोटी से छोटी जगह में, या हम लोग एंडोस्कोप का यूज करेंगे, या हम लोग सलाइवरी ग्लैंड में अगर करेंगे तो स्टेंट वगैरह डालेंगे, बिना सर्जरी के हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसी टाइप से बहुत सारे प्रोसीजर्स मैक्रोफेशियल रीजन में ऐसे हैं जिसमें हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी यूज करते हैं। और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी सबसे ज्यादा हम लोग इम्प्लांट्स में यूज करते हैं। इम्प्लांट्स में हमारे यहाँ पे आपको एक टेक्निक स्पेशल मिलेगी कि पेशेंट के मुंह के अंदर कोई दांत नहीं है और सारे दांत फिक्स लगाने हैं। हमें 8 इम्प्लांट, 10 इम्प्लांट या 12 इम्प्लांट ऊपर नीचे के जबड़े में मिला के करने पड़ेंगे और उसके ऊपर दांत लगाएंगे। और जो हम सर्जरी करेंगे वो प्री प्लान कंप्यूटराइज प्लानिंग के साथ इस तरीके से करेंगे कि मरीज के मुंह के अंदर एक भी टांका नहीं आएगा, और सर्जरी करने के 1 घंटे बाद से ही मरीज खाना पीना शुरू कर देगा, और 3rd डे 4th डे हम उसके पक्के दांत लगा देंगे जी। तो ये जो एडवांटेज है ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिरी हमारे 2 सवाल हैं। बीडीएस डॉक्टर के बारे में जो ये गलतफहमी है वो ये है कि केवल दांतों की जो सफाई है और भी जो तमाम पायरी है और जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसी का फिर वो इलाज होता है। लेकिन सर्जरी एक अलग पार्ट है उसमें, और उसमें भी तमाम चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि रिसर्च आपकी इन तमाम चीज़ों को भी मैं चाहता हूँ कि आधुनिक तकनीक और क्या क्या आ सकती है और किस किस चीज़ को लेकर आप आने वाले टाइम में अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस पे हम काम कर रहे हैं हम फुल्ली कंप्यूटराइज प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि मुंह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, उसका एनालिसिस और ट्रीटमेंट प्लान कंप्यूटर से तैयार हो, ताकि हमारा सब्जेक्टिव एरर जो है, जो अलग अलग डॉक्टर्स का एरर होता है जिसको हम सब्जेक्टिव एरर कहते हैं, वो कम से कम हो। दूसरी चीज़, मुंह के अंदर लेज़र सर्जरीज आ चुकी हैं, लेज़र से बहुत सारा ट्रीटमेंट हो रहा है, हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि अब मुंह की जो बीमारियां हैं या दांत हैं या हमारे होंठ हैं, नाक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आजकल कॉस्मेटिक्स की तरफ इशारा ज़्यादा है, कॉस्मेटिक्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक प्लानिंग करते हैं कंप्यूटर में पूरी, और पेशेंट की कॉस्मेटिक लुक को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। टेढ़े मेढ़े दांत हैं मरीज के और उसके पास टाइम नहीं है, ऑर्थोडोंटिक्स के पास जाते हैं, वो कहता है कि 2 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेगा, उसको हम सर्जरी के थ्रू या और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स लगा के 2 से 3 हफ्ते में हम उस पेशेंट को करेक्ट कर देते हैं। तो इसी टाइप से डेंटल में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और बहुत सारी रिसर्च हो रही है। इन कई रिसर्च का मैं भी हिस्सा हूँ अभी, जो मैं रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। तो हमारा मेन मकसद यही है कि मरीज को डिस्कम्फर्ट कम से कम हो, उसके टाके कम से कम लगाने पड़े, ऑपरेशन कम से कम करना पड़े, और उसको बेनिफिट जो प्रॉपर ऑपरेशन पहले होते थे उसके बराबर या उससे ज़्यादा मिले लेजर। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, हमने तमाम प्रोफेशन की आपकी बात कर ली, सर्जरी की जो तकनीक आने वाली है या अभी अवेलेबल है उसकी बात करें। डॉक्टर फिरोज खान बड़ी ज़िंदगी में मसरूफ रहते हैं, तमाम चीज़ें अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ उस पर भी एक रोशनी डालें। एंटरटेनमेंट और मनोरंजन इंसान की उम्र के साथ बदलता रहता है। पहले कुछ और चॉइस थी, अब कुछ और चॉइस है, और इंशाल्लाह आगे हो सकता है कुछ और चॉइस हो। अब तो मेरा मनोरंजन और एंटरटेनमेंट सिर्फ मेरे बच्चे हैं, जिनको मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास अगर कोई खाली वक्त है तो मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दे सकूँ और उनको सही तालीम दे सकूँ। जी, अगर आप कोई ख़ास तौर से जो मुंह की प्रॉब्लम होती है उसको लेकर कोई मैसेज देना चाहते हैं बरेली और आसपास की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आवाम है, जनता है, तो आप दे सकते हैं हमारे। जी, मेरे 2 मैसेज हैं और दोनों ही मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा पहला मैसेज तो ये है कि अगर आपको मुंह की या दांतों की, जबड़े की, गले की या इस रीजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको देखें कि वो प्रॉब्लम कहीं ऐसी तो नहीं जो आगे जाके सीरियस बन जाए, या सीरियस प्रॉब्लम है जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है, या कोई ऐसी बीमारी है जिसका आप काफ़ी टाइम से डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं और पर आपका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो आप एक बार, मेरी ख्वाहिश रहेगी कि मुझे दिखाएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को कंप्यूटराइज डायग्नोसिस की मदद से, कंप्यूटराइज ट्रीटमेंट प्लानिंग की मदद से सॉल्व कर पाऊँ। दूसरा मैसेज मेरे लिए ये है कि कैंसर के केसेस हमारे कंट्री में भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे।
तो सबसे पहले तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे, बड़े, बूढ़े गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट इन सारी चीज़ों में पड़े हुए हैं, पहले वो इनको छोड़ें। छोड़ने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास आए, हम लोग इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आप इस चीज़ को छोड़ पाए। आपका मुंह छोटा होने लगा या कोई दिक्कत होने लगी तो आप रिस्क फैक्टर्स में हैं, आपको ज़रूर आना है। मुंह भी पूरा खुलने लगेगा, हम लोग इंट्रालेशनल इंजेक्शन का ट्रीटमेंट देंगे, आप उससे ठीक हो जाएंगे। तीसरी चीज़, अगर कोई गांठ या कुछ दिख रही है आपके मुंह में विजिबल है बट उसमें पेन नहीं है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से जाके मिलना है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। अदरवाइज वो आपकी लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी, आपकी जान का खतरा उससे बन सकता है। मेरा मैसेज यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि आसपास के लोग और जो भी लोग मेरा मैसेज सुन रहे हैं वो सारे लोग हेल्दी हों, हेल्दी रहें, कुशल मंगल रहें। लेकिन अगर कोई भी डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन मेरे हॉस्पिटल में आके आप लोग दिखवा सकते हैं, या जो मेरी मदद हो सकेगी वो मैं आपकी करने के लिए तैयार हूँ। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फिरोज खान साहब, और अहम बात यह है कि बरेली की सरजमीन में ही वो आगे बढ़े, यहाँ से तालीम हासिल की और उसके बाद तमाम हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी उन्होंने यूएस में की और कैंसर के क्षेत्र में रिसर्च करी, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। वो ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर की भी जानकारी रखते हैं। अगर उन्होंने डॉक्टर प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहें तो गलत नहीं होगा। यकीनन उन्होंने कम उम्र में तमाम मुकाम हासिल करे हैं। हमारी सबकी बहुत सारी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं कि वो बरेली का नाम रोशन करें और हज़ारों बुझते हुए चिरागों को बचाएं और साथ ही खिदमत खल्क करते रहें ताकि हमारे बरेली का नाम रोशन हो। बरेली का नाम रोशन होगा तो यूपी का होगा, यूपी का होगा तो हिंदुस्तान का होगा, और हिंदुस्तान का होगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।